जय हिंद दोस्तों, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एक स्टूडेंट के लिए, चाहे जो जॉब करते हैं उसके लिए या जो प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे देखते हैं प्रोजेक्ट लगाने वाले के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है दोस्तों कि जो लोकल होते हैं, जैसे डोमेस्टिक में 2 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक के प्रोजेक्ट को लगाने के लिए क्या कॉस्ट आता है और मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर, बहुत सारे सब्सक्राइबर कमेंट किए थे कि मुझे 5 किलोवाट, 3 किलोवाट या 8 किलोवाट, 10 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाना है। तो मैंने उनको जो रेट दिया था एक्चुअल में, जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं बड़े बड़े कंपनी को, जैसे 500 किलोवाट, 200 किलोवाट, 100 किलोवाट या मेगावाट में आते हैं, तो वो रेट, उसके अकॉर्डिंग मैंने रेट प्रोवाइड कराया जिसमें मुझे मतलब बेनिफिट था। तो वो बोले कि जो आप रेट दिए हैं वो और मुझे जो लोकल पर्सन रेट देते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस है। आपका रेट कम है और जो लोकल यहाँ के हैं वो ज़्यादा देते हैं। तो क्या रीज़न है? तो मैंने उनको समझाया कि रीजन्स बहुत सारे हैं जो आप वहाँ के लोकल पर्सन से ले रहे हैं, या आप दिल्ली या कोई सा भी अदर स्टेट के ईपीसी वाले से परचेज कर रहे हैं, तो सभी का रेट काफ़ी डिफरेंस आता है। अब ये डिफरेंस कैसे आता है दोस्तों, उसके बारे में बताऊंगा कि क्या रेट पड़ता है। एक्चुअल जो रेट है स्ट्रक्चर का, मॉड्यूल का, इन्वर्टर का, जो छोटे छोटे कंपोनेंट लगता है उसका क्या रेट पड़ता है और ट्रांसपोर्टेशन क्या है, उसके बारे में डिटेल से उनको बताया तो उनको क्लियर हुआ। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ और उसमें मैं शेयर करूँ। उसके साथ साथ मैं 2-3 चीज़ और शेयर करूँगा, जैसे 2 किलोवाट से लेके 20 किलोवाट तक के प्रोजेक्ट को जैसे सेपरेटली बताऊँगा कि 2 किलोवाट के सिस्टम में क्या प्राइस आएगा, 3 किलोवाट में क्या आएगा, 10 किलोवाट में क्या आएगा, उसके साथ साथ सब्सिडी का क्या प्रोसीजर है वो भी बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ बता देना चाहता हूं। पहला पॉइंट है मॉड्यूल कितने वाट का आप लेना चाह रहे हैं और मॉड्यूल कौन सी कंपनी का लेना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है रेट पे। दूसरा इन्वर्टर, क्योंकि मॉड्यूल मार्केट में बहुत सारे कंपनी का आ चुका है, ब्रांडेड से लेके जो नॉर्मल कंपनी है वो भी बनाने लगे हैं। जैसे अगर ब्रांडेड का नाम लेते हैं तो अडानी आती है, टाटा सोलर आती है, जैक्सन सोलर आता है, सात्विक हो गया, विक्रम सोलर, बहुत सारे सोलर है। अभी अभी लेटेस्ट में बहुत सारे सोलर पैनल आया है। तो वो सब अगर देखते हैं तो रेट सबका अलग अलग आता है। और मॉड्यूल वॉट पीक, मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन, ये दोनों मॉड्यूल का वॉट पीक कम होता है, ज़्यादा होता है, तो उसका भी रेट का इफेक्ट पड़ता है। दूसरा इन्वर्टर में आते हैं दोस्तों। तो इन्वर्टर में आपको देख सकते हैं डेल्टा का इन्वर्टर मिलेगा, सनग्रो का इन्वर्टर मिलेगा, बहुत सारे इन्वर्टर है। आप मार्केट में हर एक नाम का इन्वर्टर मिल जाएगा। यूटीएल खुद का इन्वर्टर बनाता है, तो खुद का मॉडल बनाता है, तो रेट सबका अलग अलग आता है। उसके बाद वायर जो होता है, वायर का भी क्वालिटी अलग है, रेट भी अलग है। लेकिन आप कोई सा भी वायर यूज कर सकते हैं, 4 स्क्वायर mm, 6 स्क्वायर mm कॉपर केबल हो या एल्युमिनियम वायर हो, ये यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ छोटे छोटे इक्विपमेंट आता है, जैसे ACDV, DCDV, और उसके साथ वायर, अर्थिंग पीट, अर्थिंग चैम्बर, ये सब दोस्तों जो रेट आता है ना, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि लिस्ट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन पे कि क्या, कौन से इक्विपमेंट का क्या रेट पड़ता है। इलेक्ट्रिकल में क्या क्या कंपोनेंट लगता है और किस बेसिस पे कंपोनेंट लगता है, उसका कॉस्ट क्या होता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक सीट तैयार कर रखा हूँ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जितने भी हो, मतलब कंप्लीट सोलर का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। क्योंकि इससे पहले मैं जितने भी मेरा लेक्चर आया था वो लेक्चर में स्ट्रक्चर से रिलेटेड था,
चाहे वो स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन हो, स्ट्रक्चर डिजाइन हो, या साइट पे इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हो, उसके बारे में बताया था मैं। लेकिन आज जो बताऊंगा वो हर एक कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। कंपोनेंट क्या क्या उसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए वो डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूं कि सोलर प्रोजेक्ट में जो मेजर पॉइंट होता है वो सोलर प्लेट, जो सोलर पैनल है वो मेजर पॉइंट होता है। देख सकते हैं ये सोलर प्लेट है, ये मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ये 2, 4, 10, 20 किलोवाट का नहीं है। ये ACDB है, ACDB है जो एक बॉक्स में है। दूसरा इन्वर्टर ये है, गुडवी का इन्वर्टर है, और DCDB बॉक्स है, ये DCDB बॉक्स है। इसका मैंने प्राइस भी लिख रखा हूँ, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि जैसे सोलर का अगर मैं देखता हूँ सोलर प्रोजेक्ट का ओवरऑल कॉस्ट, तो 75% जो कॉस्ट कवर करता है वो सोलर मॉड्यूल होता है और इन्वर्टर। ये दो कंपोनेंट मिलके जो सोलर का 100% कॉस्ट को 75% कॉस्ट ये कवर कर लेता है। तो आपका 25% जो कॉस्ट होता है ना वो DC वायर, ACDB, DCDB इसमें कवर होता है, स्ट्रक्चर में कवर होता है, अर्थिंग में कवर होता है, LA जो लाइटिंग अरेस्टर होता है, लक्स, कंड्यूट पाइप, ये सब में होता है। इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब टोटल कॉस्ट आपका कवर करेगा। लेकिन रह गया सवाल कि ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और मार्केट में क्या रेट आता है, उसके बारे में आपको बहुत ही इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये जान गए तो आप कोई सा भी प्रोजेक्ट कम रेट में लगा लेंगे। आपको पता भी होगा कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे कितने रेट में मिलता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपका जो परचेज करना है, मॉड्यूल करना है। सबसे पहला पॉइंट है मॉड्यूल। मॉड्यूल का वॉट पीक कितना होना चाहिए, मॉड्यूल का वॉट पीक कौन सा कंपनी का है, ब्रांड क्या है, वो होना चाहिए। तो अभी जो लेटेस्ट में मॉड्यूल का रेट चल रहा है वो अगर किलोवाट में देखते हैं 2, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट तक के लिए, 50 किलोवाट के नीचे तक के प्रोजेक्ट के लिए, तो वो अप्रोक्स आपका जो रेट जाएगा वो 22 जाएगा। लेकिन यही अगर आप 2 मेगावाट, 4 मेगावाट, 5 मेगावाट, 6 मेगावाट तक जाते हैं, 10 मेगावाट तक जाते हैं, तो ये 19.5 रुपये पर वॉट पीक जाएगा। अगर आप देखते हैं ओवरऑल तो मॉड्यूल लगभग आपका एक मॉड्यूल जो 545 वॉट पीक का है वो देखते हैं तो 12,000 13,000 में आपका आ जाएगा। अगर 22 रुपये जाते हैं तो वो 13-14 हज़ार हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, ये तो सोलर मॉड्यूल हो गया। सोलर मॉड्यूल आपका जो कंपनी है वो आपको टाटा पावर सोलर का मिलेगा, अडानी का मिलेगा, सात्विक सोलर मिलेगा, वारी सोलर मिलेगा, जैक्सन सोलर मिलेगा। उसके साथ साथ बहुत सारे कंपनी है, विक्रम सोलर हो गया, आदित्य सोलर हो गया, बहुत सारे सोलर है जो मार्केट में आपको मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा, हर एक स्टेट में मिल जाएगा। दूसरा आते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर यहाँ पे मैंने 15 किलोवाट मेंशन कर रखा हूँ। ये मॉडल इन्वर्टर का डिस्क्रिप्शन है, स्पेसिफिकेशन, गुडवी कंपनी है। इन्वर्टर में भी देखेंगे तो इन्वर्टर आपको मिलेगा, डेल्टा का मिलेगा, गुडवी का मिलेगा, सनग्रो इन्वर्टर मिलेगा, UTL का इन्वर्टर मिलेगा, बहुत सारे कंपनी का इन्वर्टर है। तो आप वहाँ से कोई सा भी इन्वर्टर खरीद सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि सभी का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्रोसेस होता है अप्रोक्स सेम होता है, 1-2% ऊपर नीचे होता है। सोलर ऑप्टिमाइज़र, तीसरा जो कंपोनेंट है वो सोलर ऑप्टिमाइज़र है। सोलर ऑप्टिमाइज़र का बेसिकली यूज होता है कि अगर आपका मॉड्यूल 144 सेल होता है एक मॉड्यूल में 545 वॉट पीक में, तो अगर उस 144 में 10, 50, 10, 20, 30 सेल पे अगर शैडो आ रहा है तो मॉड्यूल को ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे सोलर ऑप्टिमाइज़र इसीलिए यूज किया जाता है कि वो जो जिस पे शैडो आ रहा है उसको नेगलेक्ट करके जितने बचे हुए सेल है उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये करे, मतलब उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दे। तो इसीलिए सोलर ऑप्टिमाइज़र लगाया जाता है। हर जगह नहीं लगाया जाता है, जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह हो वहाँ लगाया जाता है। डेटा लॉगर बेसिकली यूज किया जाता है दोस्तों ऑनलाइन
डेटा मॉनिटरिंग में। अगर आपका 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर सोलर प्रोजेक्ट लगा हुआ है, आप दूर बैठे हुए हैं, तो आप तो वहाँ बार बार जा नहीं सकते हैं सुबह शाम। तो ऑनलाइन डेटा मॉनिटरिंग करने के लिए डेटा लॉगर का यूज किया जाता है, जिससे कंपनी की तरफ से आपको एक लॉगिन आईडी और यूज़र आईडी मिलेगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिससे आप कहीं भी क्रोम पे लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों इसके बारे में जो ये वाइट में मैंने शो कर रखा, इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मेगावाट तक के प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, अब 10-20 किलोवाट के लिए बड़े ट्रांसफार्मर तो यूज नहीं करेंगे, अब मेगावाट के लिए है। अब आते हैं एक्सपोर्टर मीटर। एक्सपोर्ट मीटर बेसिकली यूज होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सोलर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों होता है, इसलिए यूज किया जाता है, लेकिन बिजली में केवल इंपोर्ट यूज होता है, इसलिए वहाँ पे ये यूज नहीं होता है। सेंसर कम्युनिकेशन केवल नहीं बताऊँगा। डीसीडीवी, डीसीडीवी आप दिखा सकता हूँ दोस्तों फोटो, ये तो हो गया मॉड्यूल हो गया। डीसीडीवी में आते हैं। डीसीडीवी ये हो गया। डीसीडीवी में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे कुछ फ्यूज वगैरह रहता है, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ यहाँ पे। पॉलीकार्बोनेट इनक्लोजर आउटडोर IP65 बिट विथ 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट एंड 30 एम्पियर फ्यूज ऑन पॉजिटिव साइड, 6 नोड कनेक्टर टाइप MC4। मतलब पॉजिटिव साइड 6 फ्यूज रहेगा, 6 नेगेटिव साइड रहेगा, 1000 वोल्ट SPD 4 नोज रहेगा। अब आते हैं दोस्तों ASMB या AJB, ये सब मेगावाट में लगता है, यहाँ पे नहीं लगता है छोटे प्रोजेक्ट में। DC केबल, AC केबल 4 स्क्वायर mm और 6 स्क्वायर mm। दोस्तों बेसिकली 5, 10, 20, 50 किलोवाट तक के प्रोजेक्ट में 4 स्क्वायर mm का ही DC केबल यूज करते हैं। 6 स्क्वायर mm के लिए जब क्या कहते हैं पैरेलल में यूज करेंगे तब वहाँ पे यूज होगा बड़े प्रोजेक्ट में। अब आते हैं दोस्तों फ्लेक्सिबल कंड्यूट, ये नॉर्मल है। फ्लेक्सिबल कंड्यूट लगता है, केबल कंड्यूट लगता है, PVC L बैंड, T बैंड, PVC सैडल, ग्लैंड, ये सब दोस्तों हर एक का मैंने डायमेंशन दे रखा हूँ, आप इस अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। MC4 Y कनेक्टर, जब Y कनेक्टर यूज करेंगे तो 6 स्क्वायर mm का यूज करेंगे। अगर Y कनेक्टर नहीं यूज करते हैं तो नॉर्मल MC4 कनेक्टर यूज करते हैं तो 4 स्क्वायर mm सफिशिएंट है। केबल ट्रे बेसिकली क्या होता है, जितने भी DC केबल, AC केबल रन करता है उसको कवर अप करने के लिए केबल ट्रे का यूज करते हैं। केबल ट्रेंचिंग, ये सब मेगावाट में आ जाता है, तो मेगावाट में यूज करते हैं इसका। अब आते हैं दोस्तों ACDB आप देखेंगे यहाँ पे, मैंने शायद यहाँ पे लगा रखा हूँ ACDB, नहीं हाँ ये रहा ACDB। तो दोस्तों जो DCDB से आउटपुट निकलता है और ACDB में इन होता है, DCDB के बाद का जो कंपोनेंट है वो ACDB होता है। 1 इन 1 आउट होता है, आप देख सकते हैं इसमें सिंगल इन है, सिंगल आउट है। ये अर्थिंग के लिए है एक केबल। तो दोस्तों अगर मैं सभी के बारे में डिटेल से बताना स्टार्ट कर दूं तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए नहीं बता पाऊँगा, शॉर्ट में बताता हूँ। क्योंकि लंबे वीडियो बनाने के लिए मैंने साइट से रिलेटेड बना रखा हूँ वीडियो, जिसमें आपको डिटेल से बता रखा हूँ कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगेगा। बजाते मैंने साइट पे जाके बताया हूँ कि कैसे कैसे कंपोनेंट देखने में कैसा लगता है। आप यहाँ से यहाँ इतना देखेंगे, जो मेरा लगभग ये 48 से 73 तक ये सब छोटे छोटे कंपोनेंट है। AC केबल इन्वर्टर से ACDB 10 स्क्वायर mm, AC केबल इन्वर्टर टू ACDB, AC केबल ACDB टू LT पैनल, ये सब दोस्तों जो केबल देख रहे हैं इसमें ये केबल है जो 4 स्क्वायर mm के लिए बता रहा था मैं। ये 4 स्क्वायर mm है और ये 25 स्क्वायर mm है। तो दोस्तों 25-50 स्क्वायर mm ये छोटे छोटे कंपोनेंट है। ग्लैंड, अर्थिंग केबल, ये सब। उसके बाद अर्थिंग एंड लाइटिंग अरेस्टर, अर्थिंग के लिए अर्थिंग स्ट्रिप यूज होता है 25/3 mm का। उसके बाद अर्थिंग इंसुलेटर, ये सब बहुत। तो दोस्तों ये सब जितने भी कंपोनेंट है इसके बारे में अगर मैं डिटेल से बताना स्टार्ट कर दूं तो काफ़ी टाइम लगेगा,
काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसके लिए मैंने ये सोचा हूँ कि इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया हूँ, प्रैक्टिकली साइट पे दिखाया हूँ, लेकिन आगे जो मैंने एक पैटर्न बनाया हूँ कि अगर आपको कंप्लीट समझना हो, कंप्लीट हर एक कंपोनेंट को अलग अलग समझाने के लिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूँ। जैसे ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहला जो कंपोनेंट है मेरा ये मेन इक्विपमेंट का, यहाँ से यहाँ एक पार्ट इसको बना लिया हूँ, एक पार्ट डीसी साइड को बना लिया हूँ, तीसरा पार्ट जो मेरा है एसी साइड हो गया, ये चौथा पार्ट हो गया लाइटिंग अरेस्टर से रिलेटेड, चौथा पार्ट लाइटिंग अरेस्टर हो गया, पांचवा हो गया साइट एरिया, साइट इंफ्रा, छठा हो गया रूफिंग टाइप कैपेसिटी, सातवां हो गया अदर एसेसरीज। तो दोस्तों ये अदर एसेसरीज बहुत सारे कंपोनेंट है, उसके बाद लास्ट ख़त्म हो गया। तो दोस्तों मैं इसीलिए अलग अलग कंपोनेंट में इसको डिवाइड कर दिया हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। जैसे क्या होता है कि अगर न्यू एम्प्लॉय या फ्रेशर अगर सोलर में एंट्री लिया हो तो उसके लिए ये एक्सेल सीट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर उनको ऐसा लगे तो मैं उनको आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट कर सकते हैं, अपना ईमेल आईडी शेयर कर सकते हैं, उस ईमेल आईडी पे मैं ये एक्सेल सीट शेयर कर दूंगा ताकि आपको समझने में बहुत इजी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने क्लियर कर रखा था। ये एक्सपोर्ट मीटर, ये ACDV केबल ट्रे तक हो गया था, ACDV भी हो गया था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है समझाने में, क्योंकि ये जो अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि AC केबल कहाँ पे यूज होता है, AC केबल इन्वर्टर्स टू ACDV या ACDV टू LT पैनल, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा समझना। अगर मैं हर एक कंपोनेंट को अलग अलग एक्सप्लेन करता हूँ और वीडियो के साथ दिखाता हूँ साइट से रिलेटेड, तो आपको काफ़ी इजी होगा। उसके साथ ये सब छोटे छोटे पार्ट्स हो गया जो नॉर्मल है। अर्थिंग एंड लाइटिंग अरेस्टर, यहाँ पे दो चीज़ मेजर देखा जाता है अर्थिंग एंड लाइटिंग अरेस्टर में। एक तो LA किस टाइप का होता है, लाइटिंग अरेस्टर दो है, एक कन्वेंशनल टाइप होता है, एक EAC टाइप होता है। कन्वेंशनल में क्या होता है, 12 से 14 मीटर का रेडियस होता है जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट में लगाया जाता है घर में। लेकिन जो EAC टाइप लाइटिंग अरेस्टर होता है वो अप्रोक्स 107 मीटर का रेडियस होता है जो बड़े प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है। अब इसमें छोटे छोटे ये 25/3 का जो स्ट्रिप है अर्थिंग ग्राउटिंग से निकल कर जो अर्थिंग LA से कनेक्ट होगा उसके लिए यूज किया जाता है। और दूसरी तरीक़े से कह सकते हैं ये पत्ती का यूज जो 25/3 स्ट्रिप है, इसका यूज इन्वर्टर से लाते हैं अर्थिंग पीट के लिए, उसमें यूज करते हैं अर्थिंग स्ट्रिप, अर्थिंग इंसुलेटर ये सब ACDV हर एक कंपोनेंट को अलग अलग। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं सही से तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं एक बार स्लो में स्लाइड करूँगा। तो मैं टॉप से आता हूँ जो स्लो में आपको स्लाइड करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। आप नोट कर सकते हैं, मैं हर एक चीज़ को शो कर दिया हूँ। पहला पेज देख सकते हैं, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज,
छठा पेज और ये लास्ट। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कोई ऐसा डाउट क्लियर नहीं होता है तो मेरे से कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्व कर दूंगा।